अमीनो एसिड्स हैं उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है। अमीनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरह बिहेव करते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक बार आपको बताना चाहेंगे। आपको बताया था कि जो अमीनो एसिड होता है उसमें एक सेंट्रल कार्बन होता है और उसकी जो चारों वैलेंसी होती है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है। जैसे कि यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर में देख पाएंगे, यह एक टिपिकल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की। इसमें जो सेंटर में जो कार्बन है, इसमें जो ये सेंटर में बना हुआ जो कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इसलिए हम इस कार्बन को कहते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं, या हम इसको कायरल सेंटर भी बोलते हैं। एसिमेट्रिकल कार्बन है ये। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन जिसमें होता है, उनके 2 स्ट्रक्चर होती हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। डिटेल को आप अपनी पुरानी वाली वीडियो में समझ सकते हैं। जैसे यहीं पर मैं एक और स्ट्रक्चर को बना देता हूं सेम मॉलिक्यूल के साथ में। यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसके अंदर NH2 और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर मैंने जो 2 स्ट्रक्चर बनाई है, आप देखेंगे उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे पहली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है NH2 और दूसरी स्ट्रक्चर में राइट साइड में क्या लिखा हुआ है NH2 लिखा हुआ है। तो ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट तो है सेम है, परंतु ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, इसके साथ में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने पूर्व में एक टेक्निक को समझा था जिसे हम कहते हैं DL सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं, D और L सिस्टम कहते हैं। इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने का ये सिस्टम है। उसमें हमने क्या पढ़ा था DL सिस्टम के अंदर, DL सिस्टम ने हमने ये कहा था कि अगर किसी अमीनो एसिड में, जैसा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड के अंदर क्या बना हुआ है NH2 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं L आइसोमर। जबकि दूसरी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे NH2 कहाँ है, मॉलिक्यूल के राइट साइड के अंदर है, इसलिए हम राइट साइड के अंदर है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, D आइसोमर्स कहते हैं। तो इन्हीं D और L जो आइसोमर्स है, इसके कॉन्फ़िगरेशन को बेहतर तरीके से बताने के लिए 3 जो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम है काहन, इनगोल्ड और प्रेलोग। ये जो काहन, इनगोल्ड और प्रेलोग हैं, इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया था। उसी हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, RS सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है, RS सिस्टम। ये वाला जो RS सिस्टम है ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था, काहन, इनगोल्ड और प्रेलोग ने, इसलिए हम इसको शॉर्ट में CIP सिस्टम भी बोलते हैं, CIP सिस्टम कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि इससे आप किसी भी मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स है इसके कॉन्फ़िगरेशन को या हम कहें स्पेटियल अरेंजमेंट को आप किस प्रकार से समझ पाएंगे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे कुछ रूल दे रखे हैं, सेट ऑफ द रूल है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, लेकिन मैं इसको बाद में डिस्क्राइब करूँगा। उससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जहाँ पर हम स्ट्रक्चर को बनाते जाएंगे और समझते रहेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। पहले यहाँ पे मैं एक सिंपल अमीनो एसिड यानी कि मैं बना लेता हूँ एलानिन को। एलानिन में आप जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप के जगह पे उस स्थान पे क्या होता है, वहाँ पर होता है मिथाइल ग्रुप। और एलानिन की एक सिंपल स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो हम क्या देखते हैं, ये 4 ग्रुप्स इसके साथ में बॉन्डेड होते हैं। ये चारों ग्रुप कौन कौन से हैं, हमने कहा इन द प्लेस ऑफ द एल्काइल ग्रुप द मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड and 2 basic functional groups of the amino acids are present, that are the amine group and the carboxyl group. So here we can see that carbon of this amino acid is attached by the 4 different groups. That's why this central जो कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं, इस सेंट्रल कार्बन को हम बोलते हैं कायरल सेंटर बोलते हैं या एसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। कायरल सेंटर की जो डिटेल है इसके बारे में एक और हमने वीडियो को बना रखा है, आप उसमें समझ पाएंगे। तो यह जो एलानिन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नाम दिया R और S। ये एक लैटिन वर्ड है, R और S क्या है, लैटिन वर्ड है। R है, R का मतलब होता है रेक्टस बोलते हैं। R का मतलब क्या होता है, R का अर्थ होता है रेक्टस। और यहाँ पर जो S है, S किसके लिए वर्ड काम में ले रखे हैं, इसको हम ले रखे हैं सिनिस्ट्रल के लिए, रेक्टस और सिनिस्ट्रल। रेक्टस और जो S सिनिस्ट्रल है ये है लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर क्या लिख देते हैं, L लिख देते हैं ऐसे, जैसे मैं S के ऊपर L लिख रहा हूँ, ये लैटिन वर्ड बना हुआ है।
सबसे पहले CIP सिस्टम क्या कहता है कि कार्बन की चारों वैलेंसी से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इनको आप क्या करेंगे, आप इनकी करेंगे ग्रेडिंग करेंगे। कार्बन के साथ में जुड़े हुए जो चारों ग्रुप है उसकी ग्रेडिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। देखिए अभी इस कार्बन के साथ में डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, इस जो सेंट्रल में कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो सेंटर कार्बन है इसके साथ देखिए डायरेक्टली कौन कौन से ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये आप देख पा रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 1 होता है। ये हाइड्रोजन है, इसका मैं यहाँ पर साइड के अंदर मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, यानी कि यहाँ पे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1 हो गया। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं इन चारों में से इसका एटॉमिक नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे ये कार्बन है, इस वाले ये वाला कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसी तरीके से ये जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका भी क्या होता है, कार्बन है, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे एमाइन का जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है। तो हम क्या करूँगा कि मैं इसकी ग्रेडिंग करूँगा, ग्रेडिंग में देखता हूँ टॉप पर कौन आ रहा है, यानी टॉप का मतलब वह सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, तो आप देखेंगे नाइट्रोजन का है। 7 नंबर किसका है, ये 7 नंबर है नाइट्रोजन का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ N फॉर नाइट्रोजन हो गया। N के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि दो अपने पास में ग्रुप ऐसे आ रहे हैं जिनके एटॉमिक नंबर है कौन से हैं 6 है। यहाँ पे मैंने कहा नाइट्रोजन का हो गया 7, 6 पे कौन आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास में CH3 का जो कार्बन है वो 6 पे है। उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो है COOH है, इसके भी जो कार्बन है इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। और उसके बाद में एक नंबर किसका है, एक नंबर है हाइड्रोजन का। यानी कि ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है इस सेंट्रल कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप हो गया NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस NH2 CH3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अब हमने इसको ग्रेडिंग को दे दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में NH2 7, 6, 6 and 1। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम आ गई आपके सामने इन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर। कौन, ये जो CH3 है और ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको आप देखेंगे इन दोनों की है 6 नंबर पे पोजीशन है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब इसमें हम किसको अप एंड डाउन करें, पहली बात तो मैं जब रैंकिंग को दूंगा तो मैं यहाँ पे रैंकिंग के लिए क्या करूँ, जो टॉप पर कौन आया, टॉप पर आ गया NH2 को कर देता हूँ मैं 1 नंबर पे, ये जीत गया है इस ग्रुपिंग के अंदर, एटॉमिक नंबर के बेस पे ये सबसे टॉप पर आ गया है। और यहाँ पर आप क्या देंगे, हाइड्रोजन कहाँ पर है, हाइड्रोजन है लीस्ट पे, तो इसको मैं पहले से ही कर देता हूँ 4 नंबर पे। अब प्रॉब्लम क्या होगी हमारे पास में, प्रॉब्लम ये हुई कि हम इस मिथाइल ग्रुप के अंदर ये जो मिथाइल ग्रुप है इसमें और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में किसको सेकंड करें और किसको थर्ड करें। आप क्या देखेंगे कि ये जो CH3 ग्रुप है इस CH3 के अंदर यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, एक ग्रुप जो CH3 बना हुआ है और दूसरा ग्रुप जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो कौन सा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। हम देखते हैं कि कार्बन का तो है एटॉमिक नंबर सेम है 6। इस कार्बन के साथ में डायरेक्टली कौन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ में यहाँ पर देखें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि मिथाइल ग्रुप के अंदर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो जब कभी भी किसी दो ग्रुप की प्रायोरिटी सेम आ रही होती है तो हमें यह देखना होता है कि नेक्स्ट एटम है उसका एटॉमिक नंबर कैसा। हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, यानी कि ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कार्बन के बाद में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। जबकि मिथाइल ग्रुप में कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो जब हम सीनियरिटी की बात करेंगे तो कौन सीनियर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सीनियर हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, मिथाइल से। इसलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या नंबर दे देंगे, 2 नंबर, और मिथाइल नंबर को क्या दे देंगे हम, 3 नंबर। इसी बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसकी ग्रेडिंग में कितना आ गया, 2 नंबर आ गया। और जो मिथाइल ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रायोरिटी सीक्वेंसेज इसको हमने क्या ग्रुप दे दिया नाम, इसको हमने दे दिया 3 नंबर दे दिया है। ठीक है, तो कहने की बात है सबसे पहला आपका काम क्या है, RS सिस्टम में जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्पेटियल अरेंजमेंट को, त्रिविमीय अरेंजमेंट को जब हम समझाना चाहेंगे तो जैसा मैं बता रहा हूँ एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। सबसे पहला काम क्या है, मैं रिवीजन करा दूंगा आगे के जो मटेरियल में लिखा हुआ है। सबसे पहला काम हो गया कि किसी कार्बन के साथ में जो कि कायरल सेंटर होता है, इस कायरल सेंटर से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये जो कायरल सेंटर है इसके साथ में जो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं इन चारों ग्रुप से बॉन्डेड है, इनको आपको ग्रेडिंग करनी है और किसके
आधार पे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर पे जो टॉप पर आ रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा है एटॉमिक नंबर, उसको हमने 1 ग्रेडिंग दे दिया। उसके बाद में हम 2 नंबर ग्रेडिंग देंगे, फिर जो 3 नंबर और 4 नंबर, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, ऐसा आप क्या करेंगे, इनको ग्रेड दे देंगे। ग्रेडिंग देने के बाद में आपको क्या करना है, मैं उस पॉइंट पर आता हूँ अगले इस सिचुएशन में, कि ये नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो क्या होने वाली है, उसको अभी हम समझते हैं। अगेन मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ एलेनिन का। यहाँ पे मैं एलेनिन का डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर हो गया कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या है, मॉलिक्यूल आ गया CH3, इसके नीचे की तरफ है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गया है NH3 है, ये बना दिया हमने NH3। सिमिलरली इसी का मैं एक मिरर इमेज और बना देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये मिरर इमेज फॉर्म के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एलानिन का ही एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि इसका मिरर इमेज है। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, पहले वाली बात को ध्यान में रखते हुए। हमने कहा कि जब मैंने इसको ग्रेडिंग दिया था तो क्या ग्रेडिंग हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ये जो नाइट्रोजन है ये है फर्स्ट पोजीशन पे। सिमिलरली इस दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये है एटॉमिक नंबर 7 है, इसलिए ये हो गया फर्स्ट पोजीशन पर गया, टॉप पर आ गया। हाइड्रोजन का हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, इसलिए हमने इसको रैंकिंग कितनी कर दी है, 4 नंबर पर रैंकिंग कर दी है। और अभी मैंने आपको बताया कि इस मिथाइल में और कार्बोक्सिल ग्रुप में कंपैरिजन में क्या था कि कार्बन कार्बन का तो 6 है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है इससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ये वाला जो कार्बन है इसके नेक्स्ट में कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 नंबर किसको दे देंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप को देंगे 2 नंबर, और 3 नंबर हम किसको दे देंगे, 3 नंबर हम दे देंगे मिथाइल ग्रुप को। ये हमने मार्किंग कर दी है। ओके, तो मैं इसी मार्किंग को सिमिलरली इस सेकंड वाली स्ट्रक्चर में आप देखें, 1 नंबर है नाइट्रोजन का, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। सबसे लास्ट में 4 नंबर किसको, हाइड्रोजन को, इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। इसी तरीके से 2 नंबर मैंने बताया कौन सा होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, और 3 नंबर पे कौन आएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा। ऐसा हम पहले क्या कर रहे हैं, इसकी प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, प्रायोरिटी देने के बाद में क्या करना है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। एक्स्ट्रा को यहाँ पे मुझे हटाना था आपके, केवल और केवल इस एरो को, और इसने हटा दिया है पूरा। यहाँ पे मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को मैं पूरा बना देता हूँ। यहाँ पर क्या था, COO और H, ये होगी अपनी स्ट्रक्चर बन गई है। अब आप देखो यहाँ पे जब प्रायोरिटी दे दी है हमने, उसके बाद में यहाँ पे 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पहली बात, हाइड्रोजन कहाँ पर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर मैं फिर लिख देता हूँ आपको एक चीज़ को, ताकि ये बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे। इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, ऐसे हैं, प्लस की तरीके से, ये प्लस बना हुआ ऐसे हैं ये स्ट्रक्चर। सेंटर में क्या था, सेंटर में इसके हैं यहाँ पर कार्बन होता है, और हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाइड्रोजन कहाँ पर है, वर्टिकल बॉन्ड पे है। ये कहाँ पर है, ये जुड़ा हुआ है कहाँ पे, वर्टिकल पोजीशन पे जुड़ा, वर्टिकल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है। ओके, अब मैं आता हूँ बात पे। दोनों ही मॉलिक्यूल जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज है, दोनों ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन पे है। इसमें भी और इसमें भी, फर्स्ट मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन वर्टिकल में, और सेकंड में भी क्या है, हाइड्रोजन वर्टिकल पोजीशन में। अब आपको ये देखना है कि ये जो नंबर दिए गए 1 2 3, इसकी सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस कैसे, 1 2 3 को जाना है, 4 नंबर को भूल जाएं एक बार। आपको देखना 1 2 3 की सीक्वेंस कैसी है इन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आप देखें, इन मॉलिक्यूल को जब हमने नंबर दिया है, क्या दिया है आपने, एमाइन को दे दिया आपने फर्स्ट नंबर पे, 2 पे कार्बोक्सिलिक, और इसको दे दिया हमने, इसके स्ट्रक्चर को बनाया है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ 1 नंबर से, ध्यान से सुनिएगा, ये 1 नंबर वाला ग्रुप है, 1 से मैं जा रहा हूँ 2 पे, और 2 से जा रहा हूँ कहाँ पे, 3 पे। यानी कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है वो कैसी चल रही है, ये संरचना चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में।
दूसरी स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ तो वो कहाँ चल रही है स्ट्रक्चर, 1 नंबर ग्रुप से जा रहे हैं, उसके बाद आ रहा है 2 और फिर आ रहा है 3 नंबर, 4 को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे जो रोटेशन क्या हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ये हो रहा है क्लॉकवाइज। विशेष चीज को ध्यान रखना है, 4 को मैं ओवरलैप कर सकता हूँ, 4 नंबर को मैं ओवरलैप कर सकता हूँ, 3 नंबर को नहीं कर सकता। कैसे? जब मैंने कहा कि एंगल ऑफ रोटेशन कहाँ जा रहा है, 4 को ऊपर से क्रॉस करते हुए 1 2 3 में पहली स्ट्रक्चर में क्या जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और सेकंड स्ट्रक्चर में क्या जा रहा है इस सेकंड वाली में, यहाँ पर आपने देखा 1 2 और 3 ये कैसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज। अगर ये एंगल का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर आइसोमर। ये क्या है इसका, आर आइसोमर है। और जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको कह रहे हैं एस आइसोमर। ये बेसिक डिफरेंस होता है। अभी आपको एक कन्फ्यूजन होगा जिसको मैं पहले से क्लियर कर देता हूं। इसी स्ट्रक्चर को मैं देखो दोबारा बना रहा हूं। कौन सी स्ट्रक्चर को, सेकंड वाली स्ट्रक्चर को मैं दोबारा बना रहा हूं। यहाँ पे यहाँ लिखा कार्बन और ये हो गया CH3। मैंने कहा यहाँ पर क्या है NH2 है और दूसरी तरफ क्या है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नीचे की तरफ है हाइड्रोजन, है ना। ये मैंने स्ट्रक्चर कैसी बनाई है, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसा ही बनाया गया है। अगेन मैं मार्किंग करता हूँ, जैसे इस वाली स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन 1 नंबर पे, हाइड्रोजन हो गया 4 नंबर पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको मैंने दिया 2 नंबर पे और मिथाइल ग्रुप को मैंने दे दिया 3 नंबर पे। अब यहाँ पे मैं आपको पहले थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ और फिर उस कंफ्यूजन को अपने क्लियर करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पहली स्ट्रक्चर में क्या किया है, इस सेकंड वाली स्ट्रक्चर में इसका कंपैरिजन करवा रहा हूँ इस वाली से। ये 3 स्ट्रक्चर बनी है ना, मैं सेकंड और थर्ड की बात कर रहा हूँ। सेकंड और थर्ड है उसका अरेंजमेंट सेम है ना, सेम है। सेकंड में भी क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेफ्ट के अंदर है, थर्ड के अंदर भी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ पर है, ये लेफ्ट के अंदर है। सिमिलरली सेकंड स्ट्रक्चर में NH2 कहाँ है, राइट साइड में, और थर्ड में भी क्या है NH2 क्या राइट साइड में। मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ मैंने नंबरिंग का रोटेशन कैसे चेक किया है। एक पहले गलत रोटेशन बताता हूँ थर्ड वाली में। अगर आप देखो एक बार के लिए कि मैं थर्ड में कह रहा हूँ 1 2 3 में चलना है, 4 को आप भूल सकते हो, 4 नंबर को आप क्रॉस कर सकते हो, ऊपर से जंप मार सकते हो, ठीक है ना, और चलना 1 2 3 में। तो सेकंड स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे दोबारा मैं एक बार बना दूं। सेकंड स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, 1 नंबर से मैं शुरू हुआ था, 4 को क्रॉस करते हुए 2 में जा रहा हूँ और 3 में जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर में देखो, अगर मैं ऐसे जाता हूँ 1 से निकल कर 2 में गया तो ये मेरा राउंड ही गलत है, क्योंकि मैंने 3 को ओवरटेक किया। 3 को ओवरटेक नहीं करना, क्योंकि देखो आप 1 से जैसे ऐसे आओगे 2 के अंदर है, 3 को आपको ओवरटेक कर लिया, 3 को ओवरटेक करना नहीं है। क्योंकि ऐसे अगर आप 1 से 2 में जाओगे तो फिर क्या होगा, आपको देखो कितने ओवरटेक करने पड़ रहे हैं। पहले 2 से 4 को ओवरटेक करोगे, फिर 3 में जाने 1 को भी ओवरटेक करोगे, तब 3 पर पहुंचोगे। तो ये आपका समझना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 4 को सिंपल जाना है, 4 चौथा नंबर जो बॉन्ड है उसको आप ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इसको नहीं करना। किसको, आपको सीधा थर्ड को ओवरटेक नहीं करना है। दोबारा मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। चीज़ों में चाहे टाइम लग जाए उसमें प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें हर बात है वो समझ में आ जानी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात यह है। यहाँ पे मैं इस रोटेशन को एक बार वापस के लिए हटा देता हूँ। टाइम लग जाए लेकिन टॉपिक समझ में आना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, पढ़ना ज़रूरी है। टाइमिंग का तो क्या करना है आपको। यहाँ पर देखें, मैं दोबारा लेता हूँ, यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर लेता हूँ पेन को। चलिए, यहाँ पर मैंने कहा आपको रोटेशन कैसे करना है। 4 को ओवरटेक कर सकते हो, 1 2 और 3 ऐसे पहुँचना है। ये वाला सही मेथड है, ठीक है ना। 1 से निकले और 4 को ओवरटेक किया, 2 से होते हुए 3 में पहुँचे हुए, तो आपने क्लॉकवाइज है, ये सही पैटर्न है। लेकिन मैं उल्टा बनाने की कोशिश करता हूँ, 1 से निकलता हूँ, 3 को ओवरटेक करके 2 पर पहुँचता हूँ, समझे। 1 से निकले, 3 को ओवरटेक करके मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, 2 पे। ये गलत तरीका है, ऐसा रोटेशन कभी भी नहीं करना। 4 को केवल नेग्लिजिबल करना है। हो गया बात। अब ऐसा करने पर आपको रोटेशन के बारे में पता करना है। इसी चीज़ को मैंने बताया फर्स्ट और स्ट्रक्चर में और सेकंड स्ट्रक्चर में कि ये कैसे हैं। ये है आपके
आर और एस सिस्टम में, फर्स्ट और सेकंड में। जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, वो हो गया एस एलानिन है। ये वाला कौन सा है, एस एलानिन है। और दूसरे वाला कौन सा है, ये हो गया आर एलानिन हो गया, आर एलानिन की स्ट्रक्चर है। अभी कुछ चीज़ें और समझानी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे मैं वापस एक बार स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखेंगे, है ना। वहाँ पे आप वापस देखेंगे। अभी मैं अगेन एक बार और एलानिन बना रहा हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेज है। वो मैंने चेंजिंग क्या की है, ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हाइड्रोजन, एक तरफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे NH2, और इसके नीचे मैं बना देता हूँ COOH। अब आप देखो, पहले मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है इसमें क्या डिफरेंस है। पहले वाली स्ट्रक्चर में मैंने आप देखें हाइड्रोजन को कहाँ बनाया, नीचे बनाया है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन पर बनाया है। दोबारा मैं लिख देता हूँ, बार बार लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। ये है पहली वाली स्ट्रक्चर का फॉर्मेट। इसमें हाइड्रोजन कहाँ पर है, नीचे की तरफ वर्टिकल पोजीशन में। और अभी जो मैंने बनाई है लास्ट वाली स्ट्रक्चर, इसमें हाइड्रोजन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर है। तो ये जो फॉर्मूला जो हमने लगाया है रोटेशन का, हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल पोजीशन में जिस तरीके से हमने डिसाइड किया था, जब हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आता है, हॉरिजॉन्टल में ये राइट में भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है राइट में हो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं मार्किंग करते हैं। मार्किंग कैसे, फटाफट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का लीस्ट एटॉमिक नंबर है, 4 नंबर पे चला गया। नाइट्रोजन है सबसे टॉप पर है, तो वो 1 नंबर में चला गया। ओके, और कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये चला गया कहाँ पे, 2 नंबर पे, क्योंकि इस कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन के पास में क्या है, ऑक्सीजन है। और एल्काइल ग्रुप CH3 है, वो कितने नंबर पे हो गया, ये हो गया 3 नंबर पे, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ में क्यों हाइड्रोजन है। अब हम एंगल ऑफ रोटेशन की जब बात करेंगे, तो आप देखो 4 को ध्यान से सुनिएगा, 4 को ओवरटेक कर सकते हैं और फिर 1 2 3 में चलना है। यानी ये 1 नंबर है, यहाँ से गए 2 नंबर में गए, 4 को ओवरटेक कर सकते हो, आप 3 में पहुंच गए। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन कैसा दिखाई दे रहा है, ये आपको एंगल ऑफ रोटेशन दिखाई दे रहा है घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी कि इसका रोटेशन कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो अरेंजमेंट क्या माना जाता है, उसको हम बोलते हैं एस, कहते हैं सिनिस्ट्रल। लेकिन अब मैं ही अपनी बात को चेंज कर रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल है वो सिनिस्ट्रल नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, आर होगा, यानी कि रेक्टस होगा। अभी ऐसा कैसे हो गया, पहले मॉलिक्यूल में मैंने बताया है कि जब एंगल ऑफ रोटेशन, वापस देखो पहले मॉलिक्यूल मैंने बताया कि जब 1 से लेके आप जा रहे हो कहाँ पे, 2 3, एंटी क्लॉकवाइज होने पर था सिनिस्ट्रल एस था। और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज होने पर मॉलिक्यूल कैसा होगा, आर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन बदल चुकी है। जब हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, जब हाइड्रोजन कहाँ पर हो, जब हाइड्रोजन होता है नीचे की तरफ, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में, यहाँ पे जब हाइड्रोजन वर्टिकल पोजीशन में होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन वर्टिकल पोजीशन में होता है और तब एंगल ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं आर। और जब हाइड्रोजन हो कहाँ पे, जैसे से यहाँ पर देखें आप, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, और अब अगर एंगल ऑफ रोटेशन कैसा होता है, कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तब भी ये क्या होगा, ये आर होगा। हाइड्रोजन की पोजीशन बदलते ही रूल बदल गया है। ये आरएस सिस्टम में आप इसे ध्यान देंगे, ये मैंने एलेनिन के एग्जाम्पल से आपको बताया। ऐसे ही फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे आप तो क्या कर पाएंगे, जितने भी 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं उन सभी के स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकेंगे, आर और एस ये लिख पाएंगे। अब ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है,
ये तो 2D स्ट्रक्चर की मैंने बात की है। जब 2D फॉर्मेट में कागज़ के ऊपर जब डायग्राम ड्रॉ कर रखा है तब आप इस तरीके से R और S को डिनोट कर पाएंगे। अब मैं 3D स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। 3D स्ट्रक्चर कैसे है कि मैंने अभी आपको जो स्ट्रक्चर बताई थी वो स्ट्रक्चर कैसी थी, ये वाली स्ट्रक्चर थी ऐसे प्लस के फॉर्मेट में थी। जैसे मैंने बताया कि ऊपर की तरफ क्या था, मिथाइल ग्रुप, नीचे मैंने बना दिया मान लेते हैं हाइड्रोजन, एक तरफ आ गया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी तरफ आ गया NH2। ये प्लस के फॉर्मेट में है। लेकिन आप सब जानते हैं क्या कि कभी भी कार्बन ऐसा नहीं रहता है। कार्बन की क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब सेंटर में तो क्या होगा, आपको बताया मैंने कि कार्बन में क्या, मैंने बताया कार्बन में क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। एक कार्बन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ओके। अब ये हो गया एक मॉलिक्यूल और इसके ऊपर क्या होता है, एक होता है बॉन्ड और नीचे 3 बॉन्ड बनाते हैं ट्राइपोड की तरह पड़े रहते हैं। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये नीचे की तरफ है, ट्राइपोड फॉर्मेट में है, ओके। और जब हम इसको मिला देते हैं इसकी ब्रांचेज को, तो ये ब्रांच मिलाई मैंने इससे, ये ब्रांच यहाँ मिल गई है, इसको हमने यहाँ मिला दिया। ये बॉन्ड्स के आउटर सरफेस को जब मिलाते हैं तो बन जाता है कार्बन का टेट्राहेड्रल। ऐसी अवस्था में क्या हुआ, मॉलिक्यूल CH3 तो कहाँ चला गया ऊपर, यहाँ पर मैंने बना दिया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर मैंने लिख दिया है NH2 ग्रुप और यहाँ पर बना दिया है मैंने हाइड्रोजन ग्रुप बना दिया है। अब यहाँ पर हम समझते जाएंगे तब आपको चीज़ों को समझने में इंटरेस्टेड लगेगा। ये है आपका टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसकी है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है एलानिन की है, ये है एलानिन। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपके सामने 3D मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, वो तो था प्लेन ऑफ पेपर पे स्ट्रक्चर थी। अगेन हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया मार्किंग करेंगे, फटाफट बताता हूँ, पहले की तरह मार्किंग है। 1 नंबर पे कौन आ गया, NH2 आ गया। लास्ट नंबर पे कौन चला गया, हाइड्रोजन चला गया। 2 नंबर पे कौन आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और 3 नंबर पे कौन चला गया, 3 नंबर पे चला गया मिथाइल ग्रुप। अब आपके सामने कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है ऐसे, अब हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए सुनिएगा। प्रायोरिटी ये कहती है कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, जब हमने प्रायोरिटाइज कर दिया 1 2 3 4 मॉलिक्यूल को, तो इस मॉलिक्यूल को कैसे रखना है, कि हाइड्रोजन है वो ऑब्जर्वर से दूर रहना चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ रहे, ऑब्जर्वर से दूर। ऐसे तो आप समझेंगे नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने बना दिया, एक कार्बन है, गोले की तरह बना हुआ ये कार्बन है, ओके। इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। यहाँ पर मैं बना देता हूँ हाइड्रोजन, ये वाला जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन। और मैंने कहा कि कैसे ट्राइपोड की तरह है, यानी कि एक ग्रुप होगा इसका यहाँ पे, एक ग्रुप होगा यहाँ पे और एक ग्रुप है यहाँ पे। और ये ग्रुप कौन कौन से हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप मान लेता हूँ मैं, ये हो गया NH2, ओके। ये वाला कौन सा है, NH2 हो गया। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मैंने कह दिया जुड़ा हुआ क्या है, CH3। ये स्ट्रक्चर आ गई टेट्राहेड्रल की। अभी भी ये टेट्राहेड्रल ही है जैसे ये बनाया। अगर जो व्यक्ति ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति है, ऑब्जर्वर वो है यहाँ पे खड़ा है, जो इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहा है, ये एक साइंटिस्ट है। तो इसने इस मॉलिक्यूल को कैसे रखा, सबसे पहला किया कि इसने प्रायोरिटी कैसे दी थी, हमने कहा कार्बन जो कि लिस्ट प्रायोरिटी वाला है वो यहाँ पर है, ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर एमाइन ग्रुप को हमने दिया 1 नंबर, 2 नंबर पे कौन सा गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और 3 नंबर पर है मिथाइल ग्रुप है, ये बना हुआ है। और जब हम इसकी स्ट्रक्चर को मिलाते हैं तो हम यहाँ पर क्या बनते हैं कि देखो नंबर देखें आप, ये 1 नंबर है और यहाँ पर एक ये क्या बन रहा है, एलिप्टिकल बन रहा है। इस एलिप्टिकल के अंदर आप देखो मोमेंट क्या हो रहा है, 1 2 3 में मैं जा रहा हूँ, देखो किधर से रोटेशन किधर से आ रहा है। ये व्यक्ति जब देख रहा है, कौन, ये वाला जो ऑब्जर्वर देख रहा है ना, अपनी तरफ से ऑब्जर्वर देख रहा है,
कैसे देख रहा है कि हाइड्रोजन है इससे दूर है, हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, इससे दूर है, इस ऑब्जर्वर से दूर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसी अवस्था में हमें देखना है कि ये जब देखेगा ऑब्जर्वर तो 1 2 3 का रोटेशन कैसे आ रहा है, 1 2 और 3, ये मॉलिक्यूल का रोटेशन हो रहा है, ऐसे आ रहा है, यानी कि ये कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। ये वाला जो रोटेशन है कैसा हो रहा है, ये वाला रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे ये टर्न कर रहा है, ऐसे ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, टर्न हो रहा है। समझ गए बात को? यानी कि ध्यान से सुनिएगा कि जब कभी भी कोई ऑब्जर्वर किसी 3D मॉलिक्यूल को R और S में डिफाइन करना चाहता है तो वो सबसे पहले चारों ग्रुप को, जैसा कि मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है, इसको प्रायोरिटी दे देंगे 1 2 3 4। अब मॉलिक्यूल वो कैसे पकड़े कि 4 नंबर वाला ऑब्जर्वर की और न हो, ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो। ऐसी कंडीशन में रेस्ट ऑफ द ग्रुप की पोजीशन क्या रहती है, इसको मैं आपको एक और बढ़िया सा डायग्राम बना के समझाता हूँ, आप समझ पाएंगे। बहुत बढ़िया समझदार बच्चे हो सारे के सारे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ, प्लेन ऑफ पेपर बना देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये है एक कागज़ है, प्लेन ऑफ पेपर है। अब आप और अच्छा समझना, इस प्लेन ऑफ पेपर के सेंटर में, यानी कि इसी के प्लेन में क्या है, ये है कार्बन, मैंने लिख दिया SC। और इस पेपर के बैक साइड में, यहाँ पे बैक साइड में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और प्लेन ऑफ पेपर के साथ में निकले हुए क्या हैं, एक बॉन्ड इधर है, दूसरा बॉन्ड इधर है और तीसरा बॉन्ड इधर है। यही मैंने बताया आपको। और मैंने बताया यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये हो गया NH2, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ऑब्जर्व करने वाला जो व्यक्ति है, ऑब्जर्वर, वो कहाँ पर है खड़ा हुआ, वो है इस जगह पे खड़ा हुआ है। ये हो गया ऑब्जर्वर है खड़ा हुआ है। कैसे कि प्लेन ऑफ पेपर है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन, ऑब्जर्वर की विपरीत दिशा में, ये जो ऑब्जर्वर है इसके विपरीत दिशा में हाइड्रोजन है। तो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल नोटिस करें, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। द फर्स्ट नंबर इज द NH2, ये है 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे कौन सा आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और 3 नंबर पे कौन आ गया, CH3 है। अब यहाँ पर आप रोटेशन कैसे देख रहे हैं, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, ये 1 2 3 कैसे चल रहे हैं, ये चल रहा है क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ये होगा इसका रेक्टस होगा, ठीक है ना। क्लॉकवाइज का मतलब रेक्टस होगा। 3D मॉलिक्यूल में हम इस तरीके से पता करते हैं। वो तो मैंने बताया था आपको, पहले वाली जो स्लाइड है इसमें तो मैंने आपको कैसे बताया था कि प्लेन ऑफ पेपर पे ये जो 2D डायग्राम बने हुए हो तो R और S का कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो हम आप कहेंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ है, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल है, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपके सामने 3D मॉडल पड़ा हुआ हो तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है वो RS में से क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं नई चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आपको मैंने बताया कि जितने भी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली नेचुरल अकरिंग जो अमीनो एसिड्स होते हैं, मैं नेचुरल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। कोई भी प्रोटीन है जो कि नेचुरल प्रोटीन है, उस नेचुरल प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं, मैंने आपको कहा था कि वो कैसे होते हैं, L अमीनो एसिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अमीन ग्रुप। वो सारे कैसे हैं, L अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो L अमीनो एसिड्स होते हैं, इनका जब RS सिस्टम से आप देखोगे तो ये सारे के सारे क्या निकलते हैं, सिनिस्ट्रल निकलते हैं। ये सारे के सारे किस पोजीशन के निकलते हैं, सिनिस्ट्रल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ये कैसे होते हैं, नेचुरल जो प्रोटीन के जो अमीनो एसिड होते हैं वो सिनिस्ट्रल होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के रूप में हम लिख लेते हैं इसको, वो होता है सिस्टीन। सिस्टीन का जो एग्जाम्पल है वो इसका एक्सेप्शन है। सिस्टीन कैसा होता है, 16 होता है रेक्टस कंडीशन के अंदर होता है, 16 होता है, ये रेक्टस होता है। क्यों होता है, स्ट्रक्चर को देखते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने कहा ये कार्बन हो गया। सिस्टीन की जो ब्रांच होती है एल्काइल ग्रुप में, तो यहाँ पर होता है CH2SH होता है। और एक तरफ तो आप जानते ही हैं क्या लिखते हैं हम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखते हैं।
दूसरी तरफ एमाइन ग्रुप हो गया और नीचे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन ग्रुप है। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ में जुड़े हुए जो ग्रुप है, यानी कि मैंने कहा नंबरिंग की मैं अगर बात करता हूँ तो नाइट्रोजन जाएगा फर्स्ट नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन को हम क्या देंगे, 4 नंबर देते हैं। हमेशा ही हमारा जो सीन गड़बड़ होता था वो कार्बन के साथ में होता था, क्योंकि एक में क्या है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है। यहाँ पर मैं अगर फिगर को बना देता हूँ, कार्बन के साथ में क्या है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो पहले हम 2 नंबर इसको देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर दो, इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर जुड़ा हुआ है। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये वाला जो कार्बन है यानी एल्काइल ग्रुप है, इसको 2 नंबर देंगे और कार्बोक्सिल ग्रुप को देंगे हम 3 नंबर देंगे। समझ आई बात। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम बात करेंगे रोटेशन की बात, तो यहाँ पर देखो आप रोटेशन किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3, ये रोटेशन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टस कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है बातें, ध्यान रखने की बात होती है कि जो भी नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस फॉर मेकिंग द polypeptide chains are remains in the L amino acid, and so the sinistral configuration or the spatial arrangement except the cysteine, because in the cysteine molecule the sulfur has the higher atomic weight as compared to the oxygen. That's why यहाँ पे सिस्टीन क्या होता है, रेक्टस कंडीशन के अंदर होता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। यहाँ पे आर और एस सिस्टम में ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है स्पेटियल अरेंजमेंट। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें समझते हैं इसका स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये स्पेटियल अरेंजमेंट को समझाने का तरीका है। तो आप सभी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। प्रायोरिटी को स्पेशली ये जरूरी नहीं है कि ये वाले जो आर एस सिस्टम है केवल एमाइनो एसिड पे लागू होता है। ये जो सिस्टम है वह कोई भी बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी पर ये लागू होता है। जैसे हम कंपैरिजन की मैं बताता हूँ, आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अभी मान लेते हैं किसी व्यक्ति किसी कंपाउंड के अंदर ये वाला एक है ग्रुप बना रखा है COCH3। ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पर एक ग्रुप बना रखा है CO और Cl। ये मैं केमिकल स्ट्रक्चर एमाइनो एसिड की नहीं, कोई भी अगर मॉलिक्यूल होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। या यहाँ पर ये बना हुआ है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या पढ़ेंगे आप, CO और H लिखेंगे। सिमिलरली कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें हम क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और OH है। अब हमें ये कह दें कि जब आपको RS सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी होती है तो इनमें से किसको हम कहाँ पर रखेंगे प्रायोरिटी में। अब आप देखो यहाँ पर जो कार्बन है, पहले में COCH3 में ये कार्बन है, इसके साथ जुड़ा हुआ क्या अगेन CH3 का कार्बन है, और जिसका ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर है 6। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पर COCl में कार्बन है, इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अब तीसरे में आ जाए, यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और एक तरफ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 नंबर होता है। 8, 18 मत समझ देना, ये 8 नंबर है। ऐसा ही आप आते हैं नेक्स्ट में, ये कार्बन है, इस कार्बन की तरफ यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इसका नंबर भी क्या हो गया 8 हो गए। लेकिन यहाँ पर कार्बन कितने आ रहे हैं, ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं, ये हो गए 8 8। अब नंबरिंग देना तो आप देखो कौन आएगा टॉप पे। यहाँ पर COCH3 के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया ना, ये ऑक्सीजन कितना है 8 नंबर पे। एक तरफ 8 एक तरफ 6 जुड़ा, इधर आ जाओ सेकंड में 8 और 17 जुड़े हुए सेकंड में। तो ये वाला जो क्या होगा, ये COCl है, ये क्या होगा मोस्ट प्रायोरिटी के अंदर आ जाएगा, ये वाला लिस्ट के अंदर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ में 8 और 17 आ रहा है, इसमें कार्बन में 8 और 6 आ रहे हैं। तो ऐसे आप कंपैरिजन कर लेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो 8 और 1, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ रहा है 8 और 17, 8 और 6, तो ये वाला एकदम लिस्ट में चला जाएगा। इन दोनों में क्या 8 और 8, तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये वाली स्ट्रक्चर है, ये जाएगी 4 नंबर पे, है ना। यहाँ पर ये 4 नहीं करेंगे आप, इसको टॉप पे नंबर लिख देता हूँ। ये वाला है वो आ जाएगा 1 नंबर पोजीशन में आ जाएगा, 8 और 17 है। ये वाला जो ग्रुप है ये आ जाएगा 2 नंबर में आ जाएगा। और ये वाला ग्रुप है, ये वाला जो अभी मैंने लिख दिया इसको, ये वाला इसको मैं हटाता हूँ।
ये वाला जो ग्रुप है ये कितने में आ गया, ये 3 नंबर पे आ गया, और ये वाला ग्रुप हो गया 4 नंबर पे। ऐसा कंपैरिजन करके कायरल जो कार्बन होता है उससे जुड़े हुए जितने भी जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली मान लेते हैं किसी ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें एक तरफ तो लिखा हुआ हो NO2 लिखा हो और एक के अंदर आ जाता है एमाइन है। अगेन कंपैरिजन करोगे इन दोनों में सीनियरिटी में, तो आप क्या देखेंगे, सीनियर कौन है, NO2 है, वो सीनियर है NH2 में, क्योंकि यहाँ पे NH2 के अंदर NO2 में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और NH2 में नाइट्रोजन के साथ क्या हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आप एटॉमिक नंबर का कंपैरिजन करके आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, और ग्रुपिंग होने के बाद में अपने पास में काम क्या रहेगा, ये नंबरिंग देना। तो इसी चीज़ को मैंने आपको एक्सप्रेस अभी डिस्क्राइब किया है। अभी आप इसको देख लें रूल को, जो सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ वहीं पर है। आरएस सिस्टम में काम ने कि द 4 डिफरेंट ग्रुप आर द बॉन्डेड विद द अल्फा कार्बन। 4 ग्रुप जुड़े हुए इस कार्बन के साथ में, जो हमने यहाँ पर बता दिया, डिनोट कर दिया था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और ये 4 वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। और इसको आपको क्या करना है, इसको रैंकिंग करनी है, रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, ये मैं बता चुका हूँ। और इनकी ग्रुपिंग के नंबर आप ऐसा भी दे सकते हो WXYZ, और आप इसको 1 2 3 4 भी दे सकते हो। इनको ग्रुपिंग देने के बाद में क्या हुआ, हम लिखा मॉलिक्यूल्स इज व्यूड फ्रॉम द कायरल सेंटर टुवर्ड द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रहेगा ऑब्जर्वर की ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर हमें नोटिस क्या करना है कि XYZ यानी कि 1 2 3 जो सीक्वेंस है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। साथ में हमने ये भी बता दिया है कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेक्टस, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिनिस्ट्रल कहते हैं। तो ऐसे आप करेंगे तो आप आरएस सिस्टम से किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसके स्पेटियल अरेंजमेंट को आराम से समझ सकेंगे, और इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा। टॉपिक के अंदर कोई हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक छोटी सी और आउटलाइन दे देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के अनुसार। ये जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो मैंने कहा कि ये R और S है, ये स्पेटियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो हमारी बात ये आती है कि इनका सेपरेशन कैसे करें। अगर कोई मिक्सर है उसमें R S है या D और L, जो माइसोमर की बात कर रहा हूँ, मिक्सर है, उसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो टेक्निक में क्या करेंगे, सबसे पहला हम कर सकते हैं कायरल क्रोमेटोग्राफी होती है। कायरल क्रोमेटोग्राफी ये क्या चीज़ है, इसको आप अभी समझिए। यहाँ हमने क्या लिखा है, देखो, सेपरेटिंग द एनंसियोमर्स यूजिंग द कॉलम पैक्ड विद कायरल स्टेशनरी फेजेस, द सेलेक्टरी विल इंटरेक्ट विद ईच अदर द मिरर इमेज। ये क्या होता है, ये जो कॉलम देख रहे हैं आप साइड के अंदर, ये जो कॉलम बना हुआ है ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। एक्चुअल में नाम रख दिया हमने कायरल क्रोमेटोग्राफी। नाम हमने क्यों रखा है, क्योंकि कायरल जो कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, एनंसियोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम एनंसियोमर्स भी बोलते हैं, एक दूसरे के एनंसियोमर्स है, उसको सेपरेट करना, इसलिए नाम रख दिया हमने कायरल क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअल में नाम क्या ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। और इसके कॉलम के अंदर हमने क्या भरे हुए हैं, एक स्टेशनरी फेज भरी हुई है। इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे SS लिखा हुआ ना, ये स्टेशनरी फेज है। और ये स्टेशनरी फेज कौन सी है, कायरल नेचर की है, ठीक है ना। बस इस कायरल नेचर की स्टेशनरी फेज है, ऊपर से हमने मॉलिक्यूल को डाला, तो यहाँ से स्टेशनरी फेज से जब पास ऑन होकर के नीचे निकलेंगे तो ये इनको R को अलग कर देगा और ये S को अलग कर देता है। R है वो जल्दी नीचे आ जाते हैं, S वाले वो धीरे धीरे आएंगे, तो दोनों का सेपरेशन हो जाता है। टेक्निक तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन इसका चूंकि कायरल कंपाउंड है इसलिए हमने कहा कायरल क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद में देखिए हम क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी में हम कहते हैं ऐसा मिक्सर है जिसमें R और S दोनों है, ऐसा मिक्सर है जिसमें R और S दोनों है, इसको हम क्या करें, क्रिस्टल बना दें, तो क्रिस्टलाइजेशन है वो डिफरेंट टाइमिंग में होगा, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। उससे क्या होगा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एक्सप्लॉइट द डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटी एंड क्रिस्टलाइजेशन रेट ऑफ द एनंसियोमर। ये जो R और S होते हैं, इनके क्रिस्टलाइजेशन की जो दर है वो डिफरेंट होती है ना। तो उसके आधार पे, इसके जो भिन्नता है इसके आधार पे इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा मेथड क्या है, एंजाइमेटिक रिजोल्यूशन। ये स्टीरियो सेलेक्टिव एंजाइम, ये एंजाइम्स होते हैं वो स्टीरियो सेलेक्ट कर लेता है किसको, जैसे इसको एंजाइम आप जानते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं, कैटलाइज करने का काम करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स ऐसे बना रखे हैं जो कि स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं, अगर कोई एंजाइम R वाले को एक्टिवेट करता है
तो S को नहीं करेगा, S वाले को करता है तो R को नहीं करता, यानी कि स्टीरियो सेलेक्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसको यूज में करेंगे तो हम इसको भी क्या है अलग कर सकते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से आपको ध्यान रखने की बात है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स या एनहांसियोमर्स से उसका सेपरेशन हम कौन कौन सी टेक्निक से करते हैं। तो हमने कहा कायरल क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी और एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं। ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है इनका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक बार आपको बता देता हूँ। As our understanding of the optical isomerism in the amino acid continues to evolve, exciting new frontier awaits the advancement in the separation techniques। क्योंकि जैसे हमने समझा तो हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर पा रहे हैं नए तरीके से, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है और उनका भी हम सेपरेशन कर पा रहे हैं। तो इस टेक्निक से हमें क्या होगा, फार्मास्यूटिकल फील्ड है और बायोकेमिकल फील्ड में इस टेक्निक को हम काम में लेते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आराम से देखिएगा बार बार, और इस वीडियो को जब आप देख लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और उसकी PDF आपको मिल जाएगी आंसर के साथ में।